गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन परिवर्तन प्रबंध का अध्ययन कर रहे थे। परिवर्तन प्रबंध किसे कहते हैं, परिवर्तन प्रबंध की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। परिवर्तन प्रबंध के क्या कॉजेज़ हैं, उसके क्या फोर्सेस हैं, उसके बारे में देखा। इसकी किसी भी संगठन में क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इसकी आवश्यकता होती हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन करेंगे परिवर्तन प्रबंध की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग चेंज या परिवर्तन प्रबंध के मॉडल्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट। परिवर्तन प्रबंध एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है, अर्थात इस प्रकार का प्रबंध करने हेतु स्टेप बाय स्टेप कार्य करना होता है, जिसे हम विभिन्न चरण या कदम कह सकते हैं। अतः परिवर्तन प्रबंध की प्रक्रिया में हम निम्नलिखित कदम या चरणों को सम्मिलित कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है परिवर्तन की आवश्यकता का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ नीड ऑफ चेंज। परिवर्तन प्रबंध की प्रक्रिया में सर्वप्रथम जो स्टेप हैं वो हैं परिवर्तन अभिज्ञान करना है। इसके अंतर्गत परिवर्तन की आवश्यकता के उन कारणों की जानकारी दी जाती हैं जो परिवर्तन को अभिप्रेरित करते हैं, क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं कि व्यक्ति परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, वो किसी भी प्रकार के परिवर्तन को नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी परिवर्तन की आवश्यकता समय समय पर होती हैं और उस परिवर्तन के माध्यम से संगठन अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को और अधिक सफलता से प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इसलिए परिवर्तन प्रबंध की आवश्यकता का सर्वप्रथम निर्धारण करना जरूरी होता है। तो इसलिए इसमें जो विभिन्न प्रकार के कारण हैं इसके परिवर्तन की आवश्यकता के, तो उसमें जैसे व्यक्तिगत, आंतरिक एवं बाह्य, आर्थिक एवं सामाजिक आदि हो सकते हैं। इसके पश्चात उसकी प्रकृति का स्पष्टीकरण किया जाता है। परिवर्तन की प्रकृति मैनेजरियल यानी प्रबंधकीय, तकनीकी या संरचनात्मक एवं व्यवहारवादी हो सकती हैं, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल हो सकती हैं। अतः इनके आधार पर परिवर्तन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। सेकंड स्टेप है क्रियान्वयन नियोजन, इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग। प्रबंधकों को परिवर्तन एवं उसकी प्रकृति का ज्ञान हो जाने के पश्चात उनका क्रियान्वयन नियोजन हेतु निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं, जैसे सिचुएशनल डायग्नोसिस, परिस्थितिगत निदान। इसमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि परिवर्तनों की प्रेरक शक्तियाँ कौन सी हैं। इनके जानने से प्रबंधकों को सहायक एवं प्रतिरोधक शक्तियों का पता लग जाता है और प्रबंधकों को इन शक्तियों के बल का मापन करना चाहिए। सेकेंड, इसमें जैसे परिवर्तन की समग्र योजना तैयार करना, टू प्रिपेयर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ चेंज। इसी प्रकार से तकनीकों का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स। तो इसमें प्रबंधकों को ऐसी तकनीकों का विकास करना चाहिए जो परिवर्तन को समर्थन दे सके और प्रतिरोध को कम कर सके। जैसे आपको बताया कि ज़्यादातर व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि जो नई टेक्निक्स हैं उनको डेवलप करना है, उससे हम किस प्रकार के बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ये समझाने के बाद व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करने लगता है, उसका विरोध नहीं करता है। इन तकनीकों के चयन में परिस्थितिगत निदान से प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा स्टेप है परिवर्तनों का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेज। जब प्रबंधक परिवर्तनों के क्रियान्वयन की योजना तैयार कर लेते हैं तो उन्हें चाहिए कि वे उचित समय पर लागू करें ताकि अनावश्यक विलंब से बचा जा सके। कोल्ट लेविन ने परिवर्तनों के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्य बताए हैं, जिसमें अहिमीकरण, अनफ्रीजिंग,
अहिमीकरण का अर्थ व्यक्तियों के ऊपर कार्य कर रही शक्तियों को शिथिल करने की प्रक्रिया से है। अतः संगठन में किसी भी परिवर्तन के लिए पहले से चली आ रही प्रथाओं, परंपराओं, आदतों एवं कार्य व्यवहारों को शिथिल बनाना होता है। इसके लिए व्यक्तियों अथवा समूह को नए परिवर्तनों के लिए अभिप्रेरित तैयार करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब परिवर्तन स्वीकार नहीं करेंगे तो पहले जो परंपरागत यानी पहले की जो आदतें हैं उनको कम करना होगा और नई परिवर्तन को लागू करने के लिए उसे मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से नए व्यवहार प्रारूपों को स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिहेवियर फॉर्म, इसमें नए व्यवहार प्रारूपों को स्वीकार करने की तैयारी की जाती है और यह 2 तकनीकों पर आधारित है, एकात्मीकरण एवं आंतरिकीकरण। इसी प्रकार से पुनर्हिमीकरण, रीफ्रीजिंग, इसमें प्राप्त व्यवहार एक नियमित व्यवहार के रूप में स्थापित किया जाता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ उसका एकीकरण किया जाता है। लेकिन नया वातावरण समय के साथ साथ समाप्त हो जाए, इसके लिए नियमित प्रशिक्षण, सामाजिक संबल और पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। 4th स्टेप है मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि, इवेल्युएशन एंड फीडबैक। यह परिवर्तन प्रबंध की प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इसमें प्रबंधक यह ज्ञात करते हैं कि परिवर्तन कार्यक्रम नियोजित रूप से किया जा रहा है अथवा नहीं, एवं क्या इससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए हैं। यदि निर्धारित कार्यक्रम एवं परिणामों में कोई अंतर पाया जाता है तो प्रबंधकों को परिवर्तन कार्यक्रम में सुधार एवं संशोधन करना चाहिए ताकि उसे जो कमियां रह गई हैं उनको दूर किया जा सके। तो अंत में परिवर्तनों को परिणामों के मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधकों को प्रतिपुष्टि के रूप में संबंधित सूचनाएं परिवर्तन नियोजक को देनी चाहिए। जैसा कि अपन ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, परिवर्तन की आवश्यकता का निर्धारण, फिर क्रियान्वयन नियोजन, परिवर्तनों का क्रियान्वयन और मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि, और उसके बाद वापस इसका परिवर्तन की आवश्यकता का निर्धारण करना। अब इसके बाद आता है नियोजित परिवर्तन, प्लान्ड जो चेंज है वो क्या होता है। नियोजित परिवर्तन शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, जिसमें प्रथम शब्द है नियोजित यानी प्लान्ड एवं द्वितीय शब्द है परिवर्तन, चेंज। तो प्रथम शब्द नियोजित का अर्थ जिन कंपनियों, उद्योगों या निगमों के विभागों तथा उप विभागों में वर्ष में एक बार एवं प्रत्येक 4-5 बार के बाद संगठनात्मक परिवर्तनों को सोच समझकर उसके अनुसार उद्देश्यों, नीतियों एवं कार्यक्रमों को तैयार करने से है। और द्वितीय शब्द जो परिवर्तन है उसका अर्थ है संपूर्ण कार्य वातावरण में उत्पन्न हुए ऐसे परिवर्तन जो कि संगठन के ढांचे से संबंधित हो, स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो। इस प्रकार संयोजित रूप से नियोजित परिवर्तन का अर्थ संस्था के किसी विभाग या उप विभाग में वर्ष में एक बार एवं प्रत्येक 4-5 वर्ष के पश्चात हुए ऐसे परिवर्तन से है जो कि संगठनात्मक ढांचे से संबंधित हैं। नियोजित परिवर्तन की जो विशेषताएं हैं वो हैं, यह संगठनात्मक अस्तित्व के लिए एक चुनौती है। इसमें केवल कभी कभी हुए या होने वाले परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। यह परिवर्तन के अनुसार ही संस्था के उद्देश्य, नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार करता है। इसमें वे परिवर्तन ही शामिल किए जाते हैं जिनका संबंध संगठनात्मक ढांचे से होता है और यह पुराने का स्थान नवीनता को प्रदान करता है। ऐसे परिवर्तन के लिए प्रबंधकों की दूरदर्शिता एवं सहभागिता का होना नितांत आवश्यक होता है। नियोजित परिवर्तन की एक निश्चित प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ प्लान चेंज, या नियोजित परिवर्तन की प्रक्रिया में निहित कदम। नियोजित परिवर्तन की प्रक्रिया में पहला स्टेप है संगठनात्मक समस्याओं का विश्लेषण करना, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स।
संगठन में आर्थिक अनार्थिक कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, लेकिन नियोजित परिवर्तन तथा प्रबंधन करने के लिए सर्वप्रथम विशिष्ट समस्याओं की जानकारी करनी होती हैं। इसके पश्चात ये पता लगाना होगा कि उन समस्याओं के निर्धारण की कौन कौन सी शक्तियां हैं। ऐसा करने से संगठन की स्थिति एवं समस्याओं का व्यापक विश्लेषण हो जाएगा। इसके लिए प्रबंधकों की सभाएं, सम्मेलन, वार्ता, गोष्ठी, सर्वेक्षण एवं प्रश्नावलियों का उपयोग करना वांछनीय होता है। सेकंड स्टेप, परिवर्तन हेतु योजना बनाना, प्लानिंग फॉर चेंज। नियोजित परिवर्तन की प्रक्रिया में द्वितीय चरण परिवर्तन के लिए योजना बनाना है। इसके लिए यह निश्चित करना होगा कि परिवर्तन का क्या उद्देश्य है, इसे कब प्राप्त किया जाए और यदि प्राप्त न हो तो शीघ्र प्रयास किया जाए अथवा नहीं। इसके पश्चात आधारभूत दृष्टिकोण का चुनाव किया जाता है और उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम का क्रम निर्धारित किया जाता है। तीसरा स्टेप है कदम है परिवर्तन लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज। नियोजित परिवर्तन की प्रक्रिया में तीसरा कदम परिवर्तन को लागू करना है, लेकिन ये बातें ध्यान में रखनी होगी कि प्रबंधन द्वारा सभी कर्मचारियों को परिवर्तन आवश्यकता एवं उनसे होने वाले लाभों की जानकारी देनी चाहिए। कर्मचारियों को सहयोग देने की अपील करनी चाहिए। कर्मचारियों की समस्याएं एवं शंकाएं दूर करनी चाहिए और प्रबंधकों को दूरदर्शिता एवं सहभागिता को आधार बनाना चाहिए। तो इस प्रकार की जानकारी उसने पहले दी जानी चाहिए, तभी परिवर्तन लागू करना होगा। फोर्थ स्टेप, अनुवर्तन, फॉलोअप। नियोजित परिवर्तन प्रक्रिया का अंतिम कदम अनुवर्तन के अंतर्गत ये देखा जाता है कि संपूर्ण संगठन परिवर्तन को अपना अंग बनाने की कोशिश करता है अथवा नहीं। यदि नहीं तो उनके कारणों को पता लगाया जाता है और उसके आधार पर उनकी समस्याओं को दूर करते हुए परिवर्तन को लागू करने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्लान चेंज करते हुए इसकी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है।